हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसमें हम लोगों ने जो बेसिक था प्रोजेक्टाइल का, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको दिखाए थे, विजुअलाइजेशन आपको दिखाए थे कि हाँ किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर थोड़े से मैथमेटिकल डेटा की तरफ चले थे, तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये सब फार्मूले आपको बताए थे। और साथ में ये भी बताया था कि ये फार्मूले डायरेक्टली कब एप्लीकेबल होंगे, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे होंगे उस टाइम में। अगर आप किसी पर्टिकुलर हाइट से के ऊपर खड़े होके, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके वहाँ से कुछ फेंक रहे हो और वो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक हो रहा है, या फिर सपोज़ कोई एरोप्लेन है, कोई जेट प्लेन है, उससे बॉम्ब को फेंका गया है, तो उस सिचुएशन में वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो डायरेक्टली जो फॉर्मूले आपको पढ़ाए गए थे आप उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन को ही स्टार्टिंग से लगाना होता है। क्वेश्चन जब आएंगे तुम्हें सारी बातें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तब उस थोड़ी सी फॉर्मूले वाली कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास हम लोग फेंकते हैं, वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आती है या एक एंगल ऐसा आता है जहाँ पे फेंकने पे मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जाएगा। जैसे हमारे पास डिस्कस थ्रो होती है, हैमर थ्रो होती है, ये सारे गेम्स होते हैं ना, तो इसमें भी एथलीट इस बात का ध्यान रखता है कि एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे वो अपने ऑब्जेक्ट को फेंके कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए। तो उस पर्टिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस तक कि मेरे को चाहिए कि जो ये रेंज होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंगल डिसाइड होता है। और वो एंगल कितने का आता है? 45 डिग्री का आता है। तो मतलब अगर जनरली आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। स्पीड सेम रखते हुए देखो, मैंने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे, अलग अलग ग्राफ हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के नज़र आ रहे होंगे। हमने क्या कर रखा है, सब में मेरी जो इनिशियल स्पीड है वो तो सेम है, सब में कितनी होगी? u स्पीड होगी, ठीक है, बट एंगल अलग अलग है। जब ब्लू वाले ग्राफ की बात करी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके गिरा, रेड वाले ग्राफ की बात करी तो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरा, ग्रीन वाले ग्राफ पे थोड़ा सा वहीं पे है जहाँ पे ब्लू वाले ग्राफ वाली बात थी, और ये ब्राउन वाला जो है ये काफ़ी पास में है, और एक और नीचे यहाँ पे है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्शन किया गया है। और यहाँ पे देखो ये आपके पास एंगल भी मेंशन किए हुए हैं, और हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जब ये बंदा इस पर्टिकुलर एंगल पे फेंकता है ऑब्जेक्ट को तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और ये रेड वाला जो मेरे पास एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री का है। तो इसका मतलब 45 डिग्री पे हम लोगों को मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, इतनी बात। चलो अब इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली करके देखते हैं। भाई आपने पढ़ तो लिया ऑलरेडी 45, अब आया कैसे उस चीज़ को हमको समझा देता हूँ। अब देखो कितनी ईजिली बात हो जाएगी। वी नो दैट, हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कोई भी प्रोजेक्टाइल है वो उसकी जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है ना, ये फार्मूला, क्योंकि ऊपर 2 आ चुका है यहाँ पे तो नीचे g ही आएगा सिर्फ। तो ये फार्मूला हम लोगों को पढ़ाया गया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस r की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है। तो r को मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा? साइन 2 थीटा को अगर मैक्सिमाइज़ कर दूँ, क्योंकि भाई बाकी u की भी एक लिमिटेशन होगी कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा फेंक नहीं पाओगे, और g आपके कंट्रोल में है नहीं। सीधी सी बात क्या है, साइन 2 थीटा, आप इस एंगल को चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या चाहूँगा कि ये साइन 2 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो r भी मैक्सिमम हो जाएगा, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है ना दोनों की। तो क्या करेंगे, फॉर कैपिटल R टू बी मैक्सिमम, कैपिटल R को मैक्सिमाइज़ करना है, रेंज को मैक्सिमाइज़ करना है, इसके लिए क्या होना चाहिए? साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और मेरे को एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम लोग बात करें तो कोई भी हमारे पास चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी चीज़ हाइपोटेन्यूज से तो बड़ी नहीं आ सकती ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वहाँ पे 1 हो सकती है, और वही हम लोग लेके चलेंगे। मतलब किसी भी एंगल पे तुमने साइन चलाया, कॉस चलाया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेन कॉट सेक कॉसेक, उनकी कहानी डिफरेंट होती है, बट साइन और कॉस किसी भी एंगल पे अप्लाई करोगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर ये साइन 2 थीटा मैक्सिमाइज़ करना था, तो ये मैक्सिमम कितना हुआ? 1 के इक्वल आया है।
1 के इक्वल आया है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है, साइन 90 के इक्वल होता है। साइन से साइन गायब हो गया तो यहाँ से 2 थीटा किसके इक्वल बचा, 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल बचा। तो थीटा कितना आया, थीटा 45 डिग्री आया। क्या बात क्लियर हो गई, आया एंगल वही वाला। यानी कि अगर हमें आर रेंज को मैक्सिमम करना है तो 45 डिग्री का प्रोजेक्शन एंगल रखना पड़ता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, फार्मूला पे तो बन जाएगा ना आर मैक्स का। भाई सिंपल रेंज है, मैक्सिमम की अगर बात नहीं हो रही है तो फार्मूला कंप्लीट ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बट अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन जी बचेगा। तो आर मैक्स विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि आपने इस साइन 2 थीटा को तो मैक्सिमम कर दिया, 1 कर दिया, तो ये तो गायब हो गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी बचेगा। ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का एक फार्मूला क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से सिखा दिया है कि मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की कब होती है, जब हॉरिजॉन्टल से आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो, तो उस सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। और फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले तो क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी इज द मैक्सिमम रेंज अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। बात क्लियर हो गई, ठीक। अब एक और टॉपिक इसी से कनेक्टेड है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 एंगल्स फॉर द सेम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो सेम रेंज की बात हो रही है, यानी हर बार ऐसे 2 एंगल एग्जिस्ट करते हैं कि उन एंगल्स पे अगर फेंका जाएगा ना, यू को कांस्टेंट रखते हुए, मेक श्योर यू इज कांस्टेंट। अगर आप यू को बार बार चेंज करोगे, अपनी इनिशियल वेलोसिटी को बार बार चेंज करोगे, भाई कभी हल्के फेंकोगे कभी तेज फेंकोगे तो अलग अलग डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे ना, तो आप यू को कांस्टेंट रखिए। तो आप ऐसा पाओगे कि हर बार 2 ऐसे एंगल आते हैं जिन पे रेंज बराबर आती है। डायग्राम में इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, इसको बना लेना चाहे तो देखो, यहाँ से 15 डिग्री के एंगल पे जब फेंक रहा है बंदा तो ऑब्जेक्ट आके गिर रहा है इस जगह पे, और इस जगह पे ऑब्जेक्ट तब कब गिरता है, जब वो 75 के एंगल पे फेंकता है, तब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास यहीं पे आके गिरता है। तो आप देख लीजिए हमारे पास 15 डिग्री और 75 डिग्री 2 ये ऐसे एंगल हो गए जहाँ पे सेम रेंज मेरे को मिली है। यस और नो, 15 डिग्री पे फेंकता हूँ तब भी वहीं पे आके गिरता है ना, 75 पे फेंकता हूँ तब भी मेरे पास वहीं पे आके गिरता है सेम जगह पे। तो सेम रेंज आ रही है 2 डिफरेंट एंगल्स के लिए। अच्छा एक बात और देखते हैं, ऐसा और कहीं पर भी हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। फिर से देखो, अगर 30 डिग्री पे फेंका तुमने ऑब्जेक्ट को तो ये यहाँ पे आके गिरा, अगर तुमने 60 डिग्री पे फेंका तो भी यहीं पे आके गिरा। आप देख पा रहे हो ना, तो उसका मतलब 30 डिग्री वाला एंगल और 60 डिग्री वाला एंगल 2 ऐसे एंगल हैं जिस पे अगर आप फेंकोगे तो दोनों पे सेम रेंज ऑब्टेन होगी। इन दोनों एंगल्स में खास बात ये है कि रेड से जिन्हें मैंने मार्क कर रखा है उनका समेशन भी 90 आ रहा है, जिनको मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है उनका समेशन भी कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा। भाई अगर एक 15 डिग्री का एंगल है तो 90 में से 15 माइनस कर दोगे तो 75 ही तो आएगा। एक एंगल 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 आ जाएगा ना। तो उसका मतलब 2 एंगल्स फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर आप थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो और वो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है, तो अगर आप 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे ना तब भी वो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे ही जाके गिरेगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो 2 डिफरेंट एंगल कौन से होते हैं सेम रेंज के लिए, थीटा और 90 माइनस थीटा। कि अगर थीटा पे फेंको एक्स डिस्टेंस पे गया, तो 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे ना तब भी एक्स पे ही जाएगा, प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट बी सेम। ये ध्यान रखना, यू को चेंज कर दोगे तो बात कैसे बनेगी फिर, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा ऊपर से इलस्ट्रेशन दिखाया था डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो देख लो। मैथमेटिकल डेटा बड़ा अच्छा सा इजी सा बच्चों वाला। आर थीटा, थीटा एंगल का फॉर्मूला ये है, थीटा एंगल पे रेंज निकालनी हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, ठीक है। आप थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया, यानी जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 90 माइनस थीटा पुट करो। 2 का ध्यान रखना, 2 अलग से चल रहा है, 90 माइनस थीटा थीटा की जगह रखोगे तो आपने इस थीटा वाली वैल्यू को, इस छोटी सी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस थीटा से, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर हुई 180 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई 2 थीटा हो गया। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ये थोड़ा सा है 11th की ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, 180 माइनस 2 थीटा की अगर बात करें, मतलब 180 माइनस कुछ भी हो, एक्स है, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ, साइन 180 माइनस एक्स है तो ये वैल्यू होती है साइन एक्स के इक्वल। ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल ये क्वाड्रेंट का लॉजिक होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज़ प्लस की होती है क्या माइनस की होती है,
ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है ये। आई थिंक अब बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी 11th में इतनी। तो साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ कुछ भी एंगल है तो सीधा क्या आ जाएगा, साइन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा और ये 180 गायब हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से सेक्शन आया है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हुआ, साइन 2 थीटा, जो यहाँ लिखा है वो यहीं आ गया और ये 180 गायब हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से इस चीज़ को लाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला फार्मूला तो ये तो आर थीटा का था, तो इसकी जगह मैंने आर लिख दिया। तो 90 माइनस थीटा पे फेंकूँ चाहे थीटा पे फेंकूँ, दोनों पे रेंज कैसी आ रही है, बराबर आ रही है ना। तो ये बात मैंने थ्योरी में लिख दी। क्या लिखा है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर एनी टू एंगल्स थीटा, ये 90 माइनस थीटा, प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, यानी सेम वेलोसिटी से। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर देखो ना आपने पहले भी यहाँ पे यू लिया था और जब 90 माइनस थीटा पे फेंका तब भी आपने यू लिया है, आपने यू थोड़ी ना चेंज करा है। अगर यू चेंज कर दोगे तो क्या ये फार्मूला उसके जैसा बनेगा कभी भी, तो नहीं बन सकता। तो सेम रेंज आपको तब मिलेगी जब आप एक जैसी वेलोसिटी से, कुछ भी 30 मीटर पर सेकेंड है, मैं कह रहा हूँ 30 मीटर पर सेकेंड से मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ, पहले मैं फेंकता हूँ उसको 20 डिग्री के एंगल पे, वो जाता है x मीटर के डिस्टेंस पे। तो अगर उसको अब मैं 70 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा 30 मीटर पर सेकेंड से ही, तो अब भी वो x पे ही जाएगा, क्योंकि 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, 90 का समेशन है दोनों का। तो यही बात है। तो अगर थीटा पे फेंकोगे और 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो आपको सेम रेंज मिलने वाली है। इस चीज़ को आपकी एनसीईआरटी में ये जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया था, उन्होंने ये कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम बता रहे हो कि दोनों का समेशन 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ करते हैं हमेशा, ये प्लस ये ऐड कर लो 90 तो आ रहा है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ऐसे ना सोचो, ऐसे सोचो तुम। उसने कहा इसकी जगह इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंक रहे हैं या 45 माइनस अल्फ़ा पे फेंक रहे हैं, तब भी सेम रेंज होती है। यानी 45 में कुछ जोड़ा और 45 में से कुछ माइनस करा, और जो प्लस करा या माइनस करा वो दोनों सेम वैल्यू हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा किया है। तो 45 प्लस अल्फ़ा, 45 माइनस अल्फ़ा ऐड करके देख लो इन दोनों को, 90 तो आएगा। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंकते हो, अल्फ़ा कैन बी एनीथिंग। आपने अल्फ़ा सपोज करो कुछ भी ले लिया, कुछ भी, लाइक आपने अल्फ़ा 30 ले लिया, तो कितना हुआ ये 75 हुआ। तो आपने 75 पे फेंका इसको, मतलब 45 प्लस 30 पे फेंका, आपका कुछ रेंज आई x। फिर आपने अब की बात क्या करना है, आप इसको 45 माइनस अल्फ़ा यानी 45 माइनस 30 यानी कितने में फेंकोगे 15, तब भी आपके पास सेम रेंज आएगी। बात वही है ना, घूम फिर के भाई आ तो 75 15 ही रहा है ना, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा बोला, यहाँ पे 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा बोला, जहाँ पे ये दोनों सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को दिखाऊंगा, क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी में। मेन पॉइंट तो ऐसे याद रखना आप लोग, काम ज़्यादा यही वाला आएगा, बट एक क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इस फॉर्मेट को भी पहचानना ज़रूरी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, सारे प्रूफ क्लियर हो रहे हैं ना। ठीक है, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल 4.7 में मिल जाएगा, 4th चैप्टर का 7th एग्जाम्पल। ये तो मतलब होता है एनसीईआरटी पढ़ने सिखा रखी है तुम्हें। गैलीलियो ने अपनी बुक में, जिसका नाम था बुक का टू न्यू साइंसेज, उसमें एक स्टेटमेंट बताया था। वो स्टेटमेंट क्या था, फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। ऐसे सारे एलिवेशंस यानी ऐसे सारे एंगल्स जो 45 डिग्री से इक्वल अमाउंट में ज़्यादा हों या कम हों, देखो बहुत अच्छे से लैंग्वेज लिखी हुई है, फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, यानी वो 45 डिग्री से या तो ज़्यादा होंगे या 45 डिग्री से कम होंगे बाय इक्वल अमाउंट्स, यानी 45 डिग्री से अल्फ़ा या तो ज़्यादा होगा या 45 डिग्री से अल्फ़ा कम होगा। तो इनमें से किसी भी एंगल पे अगर आप फेंकोगे ऑब्जेक्ट को तो यू विल गेट द सेम रेंज। प्रूव दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना बात। तो इस तरह की लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए ऐसा भी पढ़ाना ज़रूरी होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है हम लोगों को ऊपर ऊपर से बस पढ़ा के ख़त्म कर दिया जाता है कि सर सिलेबस पूरा कराना है ना। सिलेबस तो अपने आप हो जाएगा पूरा जब चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मज़ा ही नहीं आता बात में। तो चीज़ों में जब जितना पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ो ना फिर उसके बारे में। आधा अधूरा ऊपर से सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन का एक टॉपिक है, बस इसमें थोड़ा बहुत जितना ख़त्म करके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे ना, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो तो सारी बात सही से पढ़ो कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, हर जगह पे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने की कोशिश किया करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंकूँ 45 डिग्री से कुछ ज़्यादा या 45 डिग्री से कुछ कम, किसी में भी फेंकूँ सेम रेंज आएगी। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है स्टेटमेंट गैलीलियो का। तो ठीक है भाई, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला लिख लेता हूँ। आर का फॉर्मूला मेरे को पता है, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा, बहुत सारा काम अटक जाएगा आपका यहाँ पे। अब फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में पुट थीटा को क्या पुट कर रहा हूँ, 45 प्लस अल्फ़ा पुट कर देता हूँ, है ना। 45 से थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेशन। चेक करते हैं रेंज कितनी आएगी। 45 प्लस अल्फ़ा पे नीचे लिख देता हूँ 45 प्लस अल्फ़ा छोटा सा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हाँ ठीक है, साइन, ठीक है, 2 थीटा की जगह क्या रखूँगा 45 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, ये मैंने थीटा की जगह रख दिया, अपॉन में जी। मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँगा इस चीज़ को। यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, डबल करके 90, तो साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन में जी। फिर से लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, क्या है, यू स्क्वायर के बाद साइन 90 प्लस समथिंग। तो जब साइन 90 प्लस समथिंग होता है तो 90 से चेंज कर रहे हैं, तो भाई साहब यहाँ पे 90 के वजह से चेंज करने की वजह से साइन का बन जाएगा कॉस, साइन का बन गया कॉस। ये ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बताइए यहाँ पे बात, यहाँ पे हम लोगों ने 90 प्लस, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ पेज है क्या पीछे, पेज मेरे पास नहीं, मुझे यही काम करना पड़ेगा। देखो यू स्क्वायर साइन 90 प्लस समथिंग है, तो होता ये है, अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, मैं ऊपर लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ना, ये तो शायद 10th में आई थिंक पढ़ा हुआ है, हाँ 90 से चेंज तो 10th में पढ़े हुए हैं, याद आ गया मेरे को। साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये कॉस थीटा होता है। माइनस भी प्लस पढ़ा हो, जो भी पढ़ा होगा, चलो फिर भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपने, तो 90 का जब यूज़ कर रहे होंगे ना, तो साइन का बन जाएगा कॉस, तो थीटा आ जाएगा एज इट इज, सिंपल। तो यहाँ साइन 90 प्लस 12 है, तो क्या आ जाएगा, कॉस 12 आ जाएगा, कॉस 12 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी। ये मेरे पास कहानी बन गई। यहाँ पे ना साइन 90 माइनस 12 होता ना, तब भी कॉस 12 ही आता, यानी इस जगह पे साइन प्लस का हो या माइनस का हो, साइन का कॉस ही बनेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने 45 प्लस अल्फ़ा पे आंसर निकाला, ये आया मेरा। अब मैं निकालता हूँ 45 माइनस अल्फ़ा पे, रेंज निकालता हूँ 45 माइनस अल्फ़ा पे, तो केस 2 हो जाएगा मेरा ये। सेकंड केस डाल के क्या करोगे, सेकंड केस में थीटा की जगह 45 माइनस अल्फ़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सर इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आएगा 45 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये हो गया, अपॉन में कितना है जी। सॉल्व किया, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन जी। आगे सॉल्व करोगे, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा क्या होता है, कॉस 2 अल्फ़ा होता है, इज अपॉन में जी। किसके इक्वल आ गया, ये R45 प्लस अल्फ़ा के इक्वल आ गया। और इक्वल टू में क्या चल रहा था, R45 माइनस अल्फ़ा वाली रेंज चल रही थी, R45 माइनस अल्फ़ा वाली रेंज चल रही थी, तो क्या आ गई, R45 माइनस अल्फ़ा पे फेंका, और तो वो वाली रेंज 45 प्लस अल्फ़ा वाली रेंज के बराबर आई है। यानी कि अगर आप 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंको या 45 माइनस अल्फ़ा पे फेंको, किसी भी एंगल पे फेंको, सेम रेंज मिलेंगी। कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ फार्मूला लगा के दोनों एंगल रख के बस इक्वलाइज कर देना है। देखो यहाँ पे R45 प्लस अल्फ़ा ये आया था, यहाँ पे R45 माइनस अल्फ़ा को सॉल्व करते रहा ये बना, और ये तो मुझे याद आया, ये तो मेरा इसकी वैल्यू होती है, मैंने इसकी जगह पे R45 प्लस अल्फ़ा लिख दिया, दोनों चीज़ें मेरी बराबर हो गई, कहानी हो गई ख़त्म। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन अटपटा सा दे रखा होता है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर डाला, ठीक। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जो काफ़ी काम आएगी, जो अक्सर कम पढ़ाई जाती है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपकी बहुत जगह पे ये काम आ जाएगी, RH ट्रिक। RH ट्रिक में R रेंज है, H है मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो चलो करते हैं RH ट्रिक को। R का फॉर्मूला लिखवाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, ऊपर लिख लेना वी नो, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, वी नो। इसके अलावा H का फार्मूला, H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, क्योंकि ऊपर 2 नहीं आया ना तो नीचे 2g लिखना पड़ा, ठीक है, ये मेरे पास आया। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट दोनों को डिवाइड कर लूँगा और कुछ नहीं करना। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड बोथ द इक्वेशंस। किसी को किसी से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो 1/2 कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही 1/2 करूँगा तो R अपॉन H आएगा मेरे पास, इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो G से G कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जो फालतू की चीज़ है मैं उसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ऊपर मेरे पास बचेगा सिर्फ साइन 2 थीटा, नीचे मेरे पास क्या बचेगा, नीचे मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और देखना ध्यान से, जब डिवाइड करोगे ना, ये वाला जो 2 है इसके पास लिखा हुआ, ये पहुँच जाएगा ऊपर की साइड, यानी ये वाला 2 पहुँच जाएगा इधर की साइड, ठीक है।
तो मैंने जब दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास ऐसी कहानी बनी। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अभी तो ये अजीब सा है, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। क्या आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है? हाँ जी सर आता है। तो आर अपॉन एच इज इक्वल टू, 2 को रखो बाहर, साइन 2 थीटा का फार्मूला खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है 2 साइन, एंगल हाफ हो जाएगा, थीटा आएगा सिर्फ, इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला खोल दिया साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। सब 10th में पढ़ा हुआ है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। आर अपॉन एच इज इक्वल टू 4 है ना। तो कॉस अपॉन साइन, एक काम करो भी, मैं इसको कॉस अपॉन साइन लिखता हूँ, मैं कॉट नहीं लिखता क्योंकि मुझे कॉट यहाँ पसंद नहीं है। तो कॉस अपॉन साइन थीटा लिख देता हूँ मैं बस अभी फिलहाल। एक साइन से एक साइन कट गया ना, नीचे एक साइन बचा हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी बात और, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इनको रिवर्स करने वाला हूँ। कैसे? मैं इसको h अपॉन आर लिख दूँ, तो इसको भी रिवर्स कर दो सर, साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। तो h अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, और अपॉन में ही क्या आ जाएगा? 10, सॉरी अपॉन में नहीं आएगा, मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ करा, 1 मिनट रुको। हाँ, 1 अपॉन 4, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा? 10 थीटा, तो ये ऊपर आएगा 10 थीटा। तो h अपॉन आर, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा। तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? कैसे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो r 10 थीटा इज इक्वल टू 4h। क्या ये बात समझ में आ रही है? r 10 थीटा इज इक्वल टू 4h। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आता है। शॉर्टकट कैसे याद रखोगे? बड़ा आसान है। देखो, r से r तो है r, यहाँ पे TAN टैन, यहाँ पे 4। तो मैं एक हिंदी में वर्ड लिख रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा सा याद हो रह जाएगा। ये रतन 4 है। जैसे नवरत्न हुआ करते थे ना, बहुत सारे दरबारियों के, मतलब बहुत सारे राजाओं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, तो ऐसे मैंने वहाँ से रतन वर्ड उठा लिया। तो R10 रतन 4 हैं, थोड़ा याद रहेगा, भूलोगे नहीं ना फॉर्मूला। डेरिवेशन में कुछ नहीं है, डेरिवेशन में तो R लिखा है, लिखा डिवाइड करके बाकी सॉल्व करना है मैथमेटिकली। बात है रिजल्ट जो आया, R10 थीटा इज इक्वल टू 4h, रतन 4 है, जहाँ पे h मैक्सिमम हाइट, R रेंज, ठीक है, सिंपल रेंज है, मैक्सिमम नहीं है, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। काम आ जाएगा, दिखाऊंगा तुम्हें। बात क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मेडिकल में आया हुआ एक क्वेश्चन है इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, थीटा ढूंढना है यानी यहाँ पे, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। एक ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो कैसे करते हैं, सिंपल। हम लोग बेसिक फर्स्ट मेथड नंबर 1, हम लोगों को अच्छे से पता है कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल करने को बोला गया है, गिवन किया गया है कि r इज इक्वल्स टू h। ऐसा बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल करो और तब बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। दोनों के फॉर्मूले उतारने पड़ेंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर आपको वो ट्रिक याद होगी ना तो बहुत शॉर्टकट में हो जाएगा काम, बट फिलहाल मान के चलते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें फॉर्मूले आते हैं बस, हम तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो यू स्क्वायर अपॉन जी कट गया, यहाँ से बचा साइन 2 थीटा। क्या मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लूँ? यस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कट चुका, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बचा 2, ठीक है। एक साइन से यहाँ का एक साइन कट गया, क्या बचा? यहाँ पे बचा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या बचा? साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, और ऐसे हुआ देखो, मतलब 10 थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या आ गया? 10 थीटा इज इक्वल टू 4 आ गया, और 10 थीटा इज इक्वल टू 4 आया तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया 10 इनवर्स। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास 10 थीटा इज इक्वल टू 4 है, आपने कोई वैल्यू पढ़ी नहीं होगी 4 में, है ना, आपको नहीं पता कि 4 में 10 को क्या लिखोगे, तो ऐसे में क्या करते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरी साइड ले जाते हैं और उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आएगी, ठीक है। तो 10 इनवर्स 4, -1 मत पढ़ा ना, बच्चों को आदत होती है इसको 10 -1 पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स -4, दैट्स इट। 10 इनवर्स -4 आपको नहीं पता, कहानी खत्म। यही हमारा ऑप्शन जो भी होगा करेक्ट कर डालेंगे। तो इतना काम करना पड़ा, इससे भी कम हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता था भाई, अगर आपको पता है तो।
मेथड 2 क्या कह रहा है? मेथड 2 कह रहा है बाय आर एच ट्रिक। आर एच ट्रिक पढ़ाई है ना आपको अभी अभी, तो अगर आर एच ट्रिक की हेल्प लेंगे तो रतन 4 हैं, हमने ये तो पढ़ा है कि रतन कितने हैं? 4 हैं, तो रतन 4 हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, रतन 4 हैं। तो अब आर और एच को इक्वल करने को बोला है। सिंस आर इज इक्वल टू एच, क्वेश्चन ने तो बोला है कि रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट को इक्वल करना है ना, तभी तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। ये इक्वल दे रखे हैं, तो आर से एच उड़ गया तो कितना बचा? टेन थीटा कितना हो गया? 4 हो गया। थीटा कितना आ गया? टेन इनवर्स -4। कौन सा आंसर कम टाइम में, या आई कैन से ओरली भी हो जाएगा? इतना कम तो बंदा मन में सोच लेगा कि 10 इनवर्स 4 आना है। इतना सब कुछ पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, वही तो काम करना है, माइंड को इतना शार्प बनाना है कि पेन कम से कम चलाना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मेडिकल के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, यहाँ तक कि ये आपके वैसे भी ये ऐसा क्वेश्चन है काफ़ी जगह रिपीट हो जाता है। तो ये चाहे ऐसे कर लो भाई, अगर किसको आर एच ट्रिक नहीं आती तो वो बंदा ऐसे करेगा, किसी को आर एच ट्रिक आती है तो वो ऐसे करेगा। वही तो फ़र्क होगा कि कौन किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में जब आप देखोगे ना, 4th चैप्टर का एक्सरसाइज में जाके 32 लास्ट में बिल्कुल एंड वाला क्वेश्चन होगा। शो दैट, ए पार्ट में, शो दैट फॉर ए प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। वो प्रोजेक्शन एंगल पूछा है, प्रोजेक्शन एंगल को ये प्रूव करना है अजीब सा, ये VOY मैं सिखा दूंगा भी क्या मतलब है। और shows that the projection angle theta for a projectile launched from the origin is given by ये। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये प्रूव करा चुका हूँ। ये क्या है? 10 को उधर लेके आओ, 10 थीटा, इसको थोड़ा सा टूटा फूटा है ना, ये इसको ठीक कर रहा हूँ। 4HM/r, इसको उधर ले आओ, r 10 थीटा इज इक्वल टू 4h। ये तो वही है, रतन 4 है भाई। रतन कितने हैं? 4, उसी से तो है ये, तो रतन 4 है। मैंने ये फॉर्मूलेट प्रूव करवाया, इसको इसे ऐसे बनाना, इसको ऐसे ले आना, तो मतलब ये वाला प्रूफ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। फ़र्क इतना है, यहाँ पे HM उसने, मैं मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H बोला करता था, इसने HM बोल दिया है, H मैक्सिमम, है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन। अब आपका नंबर है इसे खुद से प्रैक्टिस करने का, तो मैं तो ये करा चुका। मैं अब कौन सा कराऊंगा आपको? फर्स्ट वाला पार्ट कराऊंगा। प्रोजेक्टाइल को फेंका है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एंगल इससे रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है देखो, VOX, OX का मतलब ओरिजिन पे, स्टार्टिंग पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी, और VOY क्या है? स्टार्टिंग में वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी। ये O वाली जो वर्ड है ना, O या 0 जो भी तुम समझो, वैसे ये O है, तो इसका मतलब ओरिजिन पे जब शुरुआत हुई थी ना, तो ओरिजिन पे X कॉम्पोनेंट, ओरिजिन पे Y कॉम्पोनेंट। बना के दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो, ये बहुत आसान है। देखो इसको ऐसे बना लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा यूं घूम के गया ये। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने आने चाहिए, मज़ा तभी आएगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में अजीब सा लगता है। तो ये U है ना, U क्या इन्हें क्या बोल रखा है? ये V सा दे रखा है बना के, चलो मैं V बना लेता हूँ। आज तक इसको U बोला करते थे, V बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। उसने सिंबल जैसा दे रखा है भाई, वैसे ही बनाना पड़ेगा, V सा बना लो इसको। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया होता है, यहाँ पे ये कितना है? ये इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना O, तो यहाँ पे ये इसका VOX है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करें तो ये Y कंपोनेंट आ जाएगा, VOY। बात समझ में आ रही है? O इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट को मेंशन कर लिया। VOX ये हो गया, VOY ये हो गया। ठीक है, अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रास्ते में तुम्हारा मन कर रहा है यहाँ पे निकालना है, सर यहाँ पे कैसे निकालूँ? आफ्टर टाइम टी टाइम मान ले स्पेंड हुआ, आप लोग घूमते फिरते, आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलते चलते बेचारा यूँ घूमते घूमते यहाँ पे आके अटक गया, यहाँ पहुँच गया। आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कि एक्स कंपोनेंट का तो कुछ नहीं होता, ये तो जो पहले था वही रहता है, यानी ये वाला कंपोनेंट तो बिल्कुल एज इट इज़ रहा आफ्टर टाइम टी भी। इसको ऐसे लिखो, बल्कि इसको लिखने का तरीका कि हम लोगों ने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला है टी टाइम के बाद। किस टाइम के बाद? टी टाइम के बाद निकाला है एक्स डायरेक्शन में, है ना, ऐसे लिख लूँ। वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाला है टी टाइम के बाद एक्स डायरेक्शन में, तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये तो पुराने वाला ही हो जाएगा, VOX। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, अब ये तो चेंज होगा ना, आपको अच्छे से समझाया थी, एनालाइज करवाई थी पूरी मोशन, कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और टॉप मोस्ट पे आके 0 हो जाएगा। फिलहाल टॉप मोस्ट नहीं है, रास्ते में कहीं पे हूँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बच्चों, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ। तो ये मेरा है टी टाइम के बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, यस और नो?
भाई ये टी टाइम के बाद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, ये टी टाइम के बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है, क्या ये इसके इक्वल होगा? ना, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसको निकालने के लिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। कैसे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, समझ रखिए ना बात, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन t। तो क्या लिखूँ देखो इसके अकॉर्डिंग, सर ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, ये इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वी ओ वाई, भाई यही तो है वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लॉजिकल क्वेश्चन है, मज़ेदार बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हम लोग इधर थे, एक्स और वाई कंपोनेंट इसके हिसाब से लिख दिए। हमने देखा टी टाइम के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही रहता है, कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता प्रोजेक्टाइल के अंदर। वर्टिकल में एक्सेलरेशन माइनस के जी का होता है, इसलिए वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है वो इक्वेशन से निकालनी पड़ी, जो ऐसे आई। मुझसे क्या पूछा गया था? मुझसे तो एंगल पूछा गया था थीटा टाइम के बाद। तो अब यहाँ से अगर बात करी जाए तो इस जगह पे इनका रिजल्टेंट यहाँ को कहीं को आएगा, ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, जो कि कुछ नाम क्या होगा, ऐसे वी नाम बोल लो। कितने एंगल पे? कुछ एंगल होगा थीटा ऑफ टी, एंगल सेम थोड़ी ना रहता है, थीटा ऑफ टी। देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके अलग से बना देता हूँ ताकि तुम्हें डाउट ना हो। ये जो इधर बना हुआ है बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इस डायग्राम को अलग से बना देना है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है? मेरा सिंपल v है। ये मेरे पास क्या है? t टाइम के बाद x कंपोनेंट है, जो कि मेरा वी ओ एक्स के इक्वल आया है। ये ऊपर वाला मेरे पास क्या है? ऊपर वाला मेरे पास t टाइम के बाद y कंपोनेंट है, जो कि मेरा क्या आया है? ये आया है वी ओ वाई, इस वाली इक्वेशन से निकाला था ना, माइनस जी टी। ये सारे कंपोनेंट पता लग गए, ये वाला कंपोनेंट भी पता है, ये भी पता है। और एंगल कितना है? एंगल है होगा कुछ t टाइम के बाद वेरिएबल एंगल थीटा ऑफ टी। सेम एंगल थोड़ी ना रहता है, बाद में रास्ते में चेंज हो जाएगा ना कुछ। ठीक है, आपको ये तो निकालना है, निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है। बना लो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आता बनाना। अब अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया तो इसमें टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, पता तो है ये वाली वैल्यू जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वो इसी के तो इक्वल है, यानी ये वाली वैल्यू भी किसी के इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी तो बच्चों वी ऑफ टी ऑफ वाई के इक्वल है, हाँ या नहीं भाई? ये वाला पार्ट v ऑफ टी ऑफ वाई के इक्वल है, टी टाइम के बाद वेलोसिटी, और अपॉन में ये है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घुमा लेना, डायग्राम बढ़िया से बना लेना, सब समझ में आएगा। एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो को। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बहुत बेटर हो वो वन टाइम में समझ में आ जाए, कई बार हमें स्ट्रगल थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो इतना पेशेंस रखा करो कि हाँ एक बार समझ नहीं आई चीज़ तो दूसरी बार आएगी। तो इसमें मैंने टेन थीटा लगा लिया, ये अपॉन ये, मतलब ये वी टी वाई अपॉन वी टी एक्स लिखूँगा वैसे तो मैं। तो सर क्या लिखा? वी टी टाइम के बाद y कंपोनेंट अपॉन टी टाइम के बाद x कंपोनेंट। बिल्कुल बेस्ट वे में करा रहा हूँ, इससे आसान नहीं होगा बच्चों। वी टी वाई, ये रहा इतनी सारी कहानी, ये अपॉन ये, दोनों की वैल्यू रख दो ना। तो टेन थीटा टी इज इक्वल टू वी टी वाई क्या है? वी ओ वाई माइनस जी टी, यानी ओरिजिन वाले केस में जो y कंपोनेंट था माइनस जी टी निकाल चुका हूँ सबको तो मैं। अपॉन में ये क्या है? वी ओ एक्स। तो आ गया है नहीं आ गया? अब थीटा ऑफ टी कितना आया? कुछ भी टफ नहीं होता, हमेशा ये बात चीज़ मान के रखिएगा। बस आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर है, आप किस चीज़ को आसान मानते हो, आप किस चीज़ को टफ मानते हो, आपके माइंड में किस चीज़ की इमेज कैसे बनी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें चलेंगी। जो चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती हैं वो किसी के लिए बहुत आसान है, और जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती हैं हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत मुश्किल हो, है ना। कई बार होता है ना, कई बंदे को कि डांसिंग बड़ी पसंद है, उसको डांस करना बड़े अच्छे से आता है, तो आपके लिए डांस करना बहुत ईजी है, किसी और दूसरे बंदे के लिए हो सकता है बहुत एक पत्थर तोड़ने वाला काम हो कि हमें पहाड़ चढ़ना है डांस करना। तो मतलब तो टास्क ईजी और हार्ड अपने मन के ऊपर होते हैं, बाकी कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता, सबको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो क्या ये बेकार सा दिखने वाला क्वेश्चन ईजी हो गया अब? ठीक है, ये कहानी तो तुम करोगे, मैं पढ़ा चुका। ये वाली कहानी मैंने तुम्हें समझा दी कि ये कैसे डायग्राम में समझ में आएगी बात, और इसको मैंने अलग से निकाल के बना के दिखा दिया भाई साहब। अब तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। टेन थीटा लगा के आपने सब कहानी कर ली, तो आपका यही एंगल आ रहा है, देख लो सब कुछ आ गया नहीं आ गया। मतलब रैंडमली पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं पर भी एंगल निकालना तो ये है, बस डेरिवेशन में फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे क्या बोला है? A particle is projected from the ground with velocity 40√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे से फेंका इसको।
फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बतानी है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। अब देखो क्या सिचुएशन रही होगी, डायग्राम बना के एक बार देख लेते हैं इस पूरी चीज़ को, तो हमें बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ज़रा, ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन बना लिया। यहाँ से सपोज करो कि हम लोगों ने थीटा एंगल पे इसको ऐसे फेंका, यू वेलोसिटी जो कि कितनी है 40√2 है, 40√2 से थीटा एंगल यानी 45 दे रखा है, 45 के एंगल पे फेंका तो होगा ये 2 सेकंड के बाद कहीं पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, भाई इसका तो हम लोगों को पता नहीं है। अब 2 सेकंड के बाद ये जहाँ पर भी होगा उसी के अकॉर्डेंस में हम लोग अपना वर्क करेंगे। सपोज़ 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे स्टार्टिंग में था, यहाँ पहुँच गया, टाइम कितना हुआ 2 सेकंड स्पेंड हो गया। इस पॉइंट पे जाके इसकी ये वाला जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है ये कुछ वेक्टर होगा, ये कुछ वेक्टर होगा, इसके अलॉन्ग यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आएगा v, ये vx हो जाएगा और ये vy हो जाएगा, x और y कंपोनेंट। इनिशियल में बात करूँ तो ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना, x और y कंपोनेंट शुरू वाला, भाई ये ux हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, ये uy हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझसे 2 सेकंड के बाद जो ये वेलोसिटी होगी इसकी ये पूछा गया है और 2 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में जब ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चल के यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, x कंपोनेंट भी होगा उसका, y कंपोनेंट भी होगा उसका, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आपको सिंपली पहले ux uy निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग अपने u को ब्रेक कर लेना। देखो कैसे, ईजी है, कुछ भी खास नहीं करना है। तो ux निकाल लिया x कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा u cos 45, u है 40√2 का, cos 45 है 1/√2 का, सॉल्व किया 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसे ही uy हो जाएगा u sin 45, इसको भी सॉल्व करोगे तो 40√2 इंटू साइन 45 भी 1/√2 होता है, यहाँ से भी 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो क्या अब मैं अपने इस वेक्टर u को 2 पार्ट में लिख सकता हूँ ना, कैसे, ux i कैप प्लस uy j कैप, समझ आ रही है बात भाई, ux i कैप uy j कैप। अब लोगों को वेक्टर फॉर्मेट में लिखना आता है सब चीज़ों को, तो वेक्टर u हमारे पास कैसे आया, ux की वैल्यू आई 40 i कैप प्लस 40 j कैप, ठीक है, इतना हमारे पास वेक्टर u आ गया। इसी तरह से वेक्टर g भी हम लोगों को पता है, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर भी मेरे को पता है। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है, उसने बोला है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमेशा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जी तो नीचे की तरफ लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10j कैप, है ना, y एक्सिस में नेगेटिव में, तो माइनस का 10j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी पता लग गया, टाइम स्लॉट ऑलरेडी 2 सेकंड का है ही। अब मुझे बताओ ज़रा, जब तुम्हें u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, तो क्या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते 2 सेकंड के बाद, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। क्या डिस्प्लेसमेंट s नहीं निकाल सकते, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, बस यही करना है। तो a वाले पार्ट को निकालने के लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब इसकी बात करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। वेक्टर v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 40 i कैप प्लस 40 j कैप, वेक्टर a कितना है, वेक्टर a है माइनस का 10j कैप, t कितना है 2 सेकंड का है, ठीक है भाई। वेक्टर v इज इक्वल्स टू 40 i कैप, सॉल्व कर लो i और j वालों को, यहाँ से माइनस का 20j कैप आएगा, ये प्लस का 40 है, तो कितना बचा प्लस का 20j कैप बचेगा आपके पास। अब ये तो वेक्टर फॉर्मेट में, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो v का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना, तो ये 2 सेकंड के बाद की वेलोसिटी तो आ रही है, टाइम 2 सेकंड रखा है, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये आ जाएगा 2000, और 2000 को अगर सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर रूट तो 1 बचेगा, इंटू 10 बाहर निकल आ जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। 20 कितना होता है 2√5 होता है, 2√5 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन करनी है, 10 2 20, 20√5 मीटर पर सेकेंड। यानी हुआ यूँ कि 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आई वो 20√5 आई, जो कि इनिशियल वेलोसिटी 40√2 से कम है।
अब यहाँ पे वेलोसिटी 40√2 थी, यहाँ पे वेलोसिटी 20√5 हो गई, तो कम हो गई। कम कैसे हो गई? खुद देखो ना, जब आप इतनी ऊंचाई पे चले गए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो डिक्रीज कर दिया ना जी ने, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट कम हो गया, ये उतना ही है, तो रिजल्टेंट तो छोटा आएगा ना पहले से। तो रिजल्टेंट 40√2 से कम आया, 20√5 आया। खत्म कहानी, वेलोसिटी निकाल ली। डिस्प्लेसमेंट निकाल लो 2 सेकंड के बाद। अब दोबारा से इक्वेशन लगा लो फिर से। तो बी पार्ट के लिए क्या करेंगे? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से काम चला लो। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करी थी। तो जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी। तो भाई s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू निकालनी है, नहीं पता है। u की वैल्यू 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। टाइम कितना है? 2 सेकंड का है, इंटू 2 प्लस ए की जगह -10 आएगा तो माइनस बाहर लगा लेता हूँ, माइनस हाफ 10 जे कैप। ठीक है, माइनस का 10 जे कैप आएगा ना, माइनस ये रहा 10 जे कैप, ये रहा टी स्क्वायर। टी है 2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व किया जाएगा इसको, तो वेक्टर s इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 80 आई कैप प्लस 80 जे कैप। अब देखो इस वाले 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी -20 जे कैप। अब 80 20 कितना हुआ? 60 हुआ। तो कितना हुआ वेक्टर s? तो वेक्टर s को सॉल्व किया तो सर वेक्टर s मेरे पास आ गया 80 आई कैप और प्लस का 60 जे कैप। तो वेक्टर s का मॉड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर तो कितना होता है? 6400 होता है, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 100। तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। खत्म कहानी। मेरी बात समझ में आ गई? तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया आप लोगों ने, वेलोसिटी भी निकाल ली 2 सेकंड के बाद, और क्या चाहिए? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्रैक करने का बेस्ट वे यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रास्ते में कहीं पर भी 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, कुछ भी पूछे, 2 सेकंड के बाद सपोज काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि 2 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो भैया 2 सेकंड के बाद पहले वेलोसिटी निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली है, ये आ गई, और फिर लगा दो हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पे वो तुम्हें मास भी ज़रूर देगा अगर तुम्हें वेलोसिटी पूछी है तो, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो। ठीक है, तो कुछ भी पूछे, तरीका सबका यही होता है, इसी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। तो मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। अब एक ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ए बॉडी इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकेंड, ये भी देखेंगे बाद में। ये सब तो फॉर्मूले लगाते ही हो जाएंगे सारे के सारे, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैपिटल टी क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। जी नहीं दे रखा तो 9.8 ही रख लेना। तो 2u कितना है? 49 की वेलोसिटी से फेंका है, तो 49 इनटू साइन थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री का है, तो साइन 30 अपॉन में जी कितना है? 9.8 का है। अब देखो कैसे कट होगा, पॉइंट आया, ऊपर हमारे पास 10 चला गया। ठीक है, 49 टू जा 98 और ये 98 गायब हो गया। अब क्या बचा? साइन 30 होता है हाफ और ये 10, तो 5 सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 5 सेकंड का आया। टोटल 5 सेकंड लगेंगे इस पूरी जर्नी में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर 49 इंटू 49। ठीक है, 2 बार लिख लिया। साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा 30 का है, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 2 इंटू 30 लिख दिया फिलहाल तो, अपॉन में 9.8। फिर से वही पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आ गया। 49 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये 5 टाइम्स कट गया। तो R इज इक्वल्स टू 49, तो ये मेरे पास है, 5 मेरे पास ये है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2 आएगी। तो √3/2 यहाँ से वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखो भैया सिर्फ सॉल्व करना है और उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ से क्या करोगे? 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 से 5 को काट दो, 2.5 आ जाएगा। तो अब आपको 49 की, 2.5 की और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है। इन सबकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतने मीटर आंसर लिखना है, और कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है,
मैक्सिमम हाइट पूछी है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, सारे यूँ हो जाएंगे ये तो। थर्ड पार्ट सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 49 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ गया, ठीक है। और 49 से 2 टाइम्स ये कट गया 98। कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कि हमारे पास इक्वल टू में क्या बचा, 49 बचा ऊपर, इंटू साइन 30 1/2 होता है तो स्क्वायर करा 1/4 हो गया, इंटू में हमारे पास 10 चल रहा है, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या है, अपॉन में ये 2 बचा था तो 2 2 जा 4 है हमारे पास। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन हमारे पास बची वो ये बची 490/16 आ गया। तो h कितना आ गया, 490/16 आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी उतने मीटर, 16 है नहीं चाहिए, ठीक है। 16 बचेगा ना, 4 4 जा 16, ये दोनों की दोनों वैल्यू, तो हमारे पास इतने मीटर आंसर आ जाएगा। तो हाइट भी हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। अब पूछा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकेंड। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे डायरेक्शन पूछी है 2.5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड लगे हैं टोटल, वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, 5 सेकेंड लगे हैं पूरी जर्नी में। तो अगर इस जर्नी का ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट यहाँ पे आया था तो 5 सेकंड का मतलब क्या है, 2.5 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगा होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग टाइम बराबर होता है ना, और 2.5 सेकंड का टाइम यहाँ पे लगा होगा, तभी तो 5 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट आया होगा। तो 2.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी 2.5 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होती है, प्योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। बात समझ में आती है, होती कितनी है, u cos थीटा की इक्वल होती है, जो हॉरिजॉन्टल आपका कंपोनेंट होता है। तो आपसे डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2.5 सेकंड, तो क्या लिखोगे, आफ्टर, डायग्राम बना देना ये वाला फोर्थ पार्ट में। तो आफ्टर 2.5 सेकंड, आफ्टर 2.5 सेकंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, क्योंकि उस डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 2.5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल 0 हो चुका होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक। एक और क्वेश्चन, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन हैव अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 मीटर। एक बुलेट को गन से फायर किया जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 40 मीटर है, ये मैक्सिमम रेंज दे रखी है 40। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आपको वेलोसिटी बतानी है, किस वेलोसिटी से उस बुलेट मतलब वो बुलेट गन से निकली थी, एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बुलेट इफ द बुलेट इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। तो आपको बस क्या करना है, मैक्सिमम हाइट बतानी है, किस बात को ध्यान रखते हुए कि मैक्सिमम रेंज के लिए बुलेट फायर की गई थी, यानी थीटा कितना लिया जाएगा, 45 का लिया जाएगा, सीधी सी बात है। और वेलोसिटी निकालनी है प्रोजेक्शन की, सॉल्यूशन कैसे करें, तो फॉर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, पहले पार्ट में तुम लोगों को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कैसे आएगा, आर मैक्स दे रखा है, आर मैक्स क्या होता है वैसे, मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, ठीक है ना। तो आर कितना है, आर मैक्सिमम दे रखा है 40 मीटर का, तो 40 मीटर ये हो गया, यू स्क्वायर नहीं पता, अपॉन में जी को 10 रख लिया, तो यू कितना आ गया, यू 400 आ गया। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है, 9.8 रख के फ़ायदा नहीं था ना, कैलकुलेशन बेकार हो जाती, तो इसलिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 रख दिया। तो कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, इनिशियल वेलोसिटी मैच भी कर रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद पूछिए मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट में तो एंगल चाहिए होगा भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होती है 2g, तो वहाँ पे तो एंगल चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है अटेन बाय द बुलेट इफ़ द बुलेट इज़ फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, कि अगर बुलेट को इस बात का ध्यान रखते फायर किया गया था कि मैक्सिमम रेंज पे फायर करनी है, तो फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस बुलेट वॉज फायर्ड, बुलेट वॉज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, बुलेट को मैक्सिमम रेंज पे फेंकने के लिए फायर किया गया था, देयरफॉर थीटा कितना यूज़ कर सकता हूँ आराम से, 45 डिग्री यूज़ कर सकता हूँ। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है ना। तो बस वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना आया है आप लोगों के पास, बल्कि आपके पास तो यू स्क्वायर की वैल्यू है 400 है ना, पूरी भर दो, तो यू स्क्वायर आया है 400,
इनटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 2g, 2 इंटू 10, तो h इज इक्वल टू 20 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 20 इंटू साइन 45, 1/√2 होता है स्क्वायर, 1/2 हो जाएगा, तो h कितना आएगा 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 10 मीटर की आ गई। आंसर देख लो 10 मीटर आ रहा है। तो क्वेश्चंस हो जाएंगे ना आराम से। तो बस क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज पकड़नी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 4th चैप्टर का 29 वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, ए बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। बुलेट को 30 के एंगल पे फायर किया तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गई, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है इसने, तो सिंपल रेंज हो गई है। बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को एडजस्ट करके क्या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक टारगेट है उसको हिट करवा सकते हो। अज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड, मजल स्पीड का मतलब होता है जिस स्पीड से बुलेट ने गन को छोड़ा है, यानी गन से बुलेट किस स्पीड से निकल के गई है, यानी वो यू को फिक्स करने के लिए बोल रहा है। और एयर रेजिस्टेंस तो हम वैसे नहीं मानते, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर 30 डिग्री के एंगल पे बुलेट से फायर करे तो 3 किलोमीटर के टारगेट को हिट करती है, तो क्या 30 के अलावा कोई और एंगल लाइक 40, 45, 60 कुछ ऐसे किसी एंगल पे फायर करें तो क्या 5 किलोमीटर तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस गन बुलेट सिस्टम में मैक्सिमम रेंज निकाल लो। अगर मैक्सिमम रेंज भाई ये पता कर लो ना कि जो तुम्हारे पास बुलेट है, मतलब जो गन है उससे जो बुलेट फायर होती है वो 5 किलोमीटर से ऊपर जा सकती है क्या, मैक्सिमम रेंज उसकी अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हाँ 5 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर पाएगी। अगर मैक्सिमम रेंज मान लिया 4 किलोमीटर आई, सिर्फ 4 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज आई, तो क्या कभी भी तुम उस बुलेट से 5 किलोमीटर को टारगेट कर पाओगे, कभी भी नहीं कर सकते। तो यही करना है, आर मैक्स निकालने का टारगेट है। टारगेट क्या बना कि सर टारगेट है आर मैक्स कैलकुलेट करवा दो, अगर 5 से ज़्यादा आ गया, 5 या 5 से ज़्यादा, तो टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होनेगा। यू स्क्वायर अपॉन जी से निकलेगा, ना यू स्क्वायर पता ना जी पता, बैठे रहो, कहाँ पता है, ना यू स्क्वायर ना जी। इसको निकालने के लिए आपको ये पहली लाइन का हेल्प लेना पड़ेगा। उसने क्या बोला, जब 30 के एंगल पे फेंका तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गया ऑब्जेक्ट, तो गिवन कर रखा है उसने फर्स्ट केस में, थीटा जब 30 का था तब रेंज कितने की थी, 3 किलोमीटर की थी। देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ से तुम्हारा यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। आर कितना है 3 किलोमीटर, याद रखिएगा किलोमीटर में है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है ना, साइन 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर, 3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो √3 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, इतना तो समझ सकते हो ना, √3 से 3 कटेगा तो √3 बचेगा ना। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की क्या वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई 2√3। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। तो यू स्क्वायर अपॉन जी को आप इस जगह से निकाल पाए, ले जाके यहाँ रख दो। देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है 2√3 सॉल्व करना पड़ेगा, 1.732 होता है √3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4 बचा 1, 2 1 जा 2 और 3, 3.46 यानी अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर के आसपास का मैक्सिमम रेंज आपका आ पा रहा है, 3.5 किलोमीटर के आसपास। यानी आपके पास जो बुलेट है, आपके पास जो गन बुलेट का सिस्टम है, उससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर तक हिट कर सकते हो। 5 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, 3.5 किलोमीटर से ऊपर तो मैक्सिमम रेंज नहीं आ रही ना, तो 5 किलोमीटर का टारगेट हिट नहीं कर पाओगे। तो क्या लिखोगे कि इट इज़ क्लियर दैट दिस बुलेट कैन नॉट हिट द टारगेट विच इज़ 5 किलोमीटर अवे, ठीक है, हिट नहीं हो सकता। खुद से वर्ड में लिखोगे इस आंसर को। तो मैंने आपको समझा दी कहानी, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इजी सा है। तो व्हाट आर द 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। दो प्रोजेक्टाइल को, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को 2 एंगल पे फेंका गया है 30 की स्पीड से, इस तरह से कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो दोनों बार 45 मीटर हो। तो सेम रेंज के 2 एंगल पता है ना, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, बस उसी से हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा रेंज का, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। तो रेंज रखनी है 45 मीटर की, इज इक्वल टू यू कितना है हम लोगों के पास 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू साइन 2 थीटा नहीं पता, अपॉन में क्या आ जाएगा जी कितना 10 रख लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है बच्चों।
अब ये 450 हो गया, 10 को आप इधर ले आए, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 900 हो गया इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से साइन 2 थीटा कितना आ गया, 450, 900 2 बार कट गया तो 1/2 आ गया। तो यहाँ से साइन 2 थीटा कितना आ गया, साइन 2 थीटा साइन 30 की वैल्यू होती है, ये तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 2 थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो थीटा कितना आया, थीटा 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री पे अगर फेंकूंगा तो भी 45 पे जाएगा, 45 मीटर पे। एंड अनादर एंगल फॉर द सेम रेंज, दूसरा एंगल भी तो बताना है, 2 एंगल बताने हैं। अनादर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक आंसर तो यही हो गया। दूसरा आंसर अनादर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज, फॉर द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की सेम रेंज के लिए अनादर जो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आएगा तो वो क्या आएगा हमारे पास, उस चीज़ को देखो। तो वो हमारे पास 90 माइनस थीटा होता है। तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 में से जब आप 15 को माइनस करोगे तो दूसरा एंगल आ गया 75 डिग्री का। तो आप 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर लो या 15 पे कर लो, आपका जो रेंज होगा वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसे उस 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं थ्योरी में, अदरवाइज न्यूमेरिकल पर्पज से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक एंगल निकालो, दूसरा 90 में से माइनस कर दो, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए अब सारे कुछ मैंने करा दिया। आपके लिए एक क्वेश्चन ये होमवर्क का है, बिल्कुल वही है, फॉर्मूला लगा के सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जी को 9.8 रख लेना, चाहे 10 रख लेना, आपकी मर्जी है, जो आपको ईजी लगे उससे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में हो सकता है 9.8 से करा, आप 10 से कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो ये करना है तुम्हें, एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये बहुत ईजी सा सिंपल है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करोगे, एक ही वाला एक ही वाला। जो ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करके आंसर अपने पास रखना है इसका। जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें विजुअलाइज करके दिखाऊंगा रियलिटी में होता क्या है। तो ये तो कर लोगे आराम से, इसको अपने आप सोच के समझ के आंसर अपने पास रखना, और जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब चेक करना कि तुम्हारा आंसर कितना ठीक था। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कराते हुए स्टार्टिंग में समझा दूंगा कि इसका क्या आना था और कैसे आना था, डायग्राम दिखा दूंगा पूरा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पे आगे बढ़ा ली। क्वेश्चन करने हम लोगों ने आज शुरू कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए ऑलमोस्ट। बस बाद में वो आएगा कि प्रोजेक्टाइल को जब फेंकते हैं तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है, उसको कैसे प्रूव करेंगे वो बाद में आएगा। फिलहाल अभी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी।